सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। जनाब, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी या कब्ल अज वक्त असेंबलियां तहलील की जाएंगी? ये सवाल अब भी अपनी जगह कायम है। हालांकि अब इसकी इतनी अहमियत रही नहीं है क्योंकि इलेक्शन बर वक्त कराने के हवाले से बज़ाहिर तमाम सियासी जमातें या यूं कह लें कि पीडीएम और उसकी इत्तेहादी जमातें एक पेज पर नजर आ रही हैं। आज वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने निजी टीवी में इंटरव्यू देते हुए कहा है कि असेंबलियों की तहलील से मुतालिक उन्होंने बात बोली कि कुछ देर पहले हम इसको डिसॉल्व कर देंगे। क्या कहा उन्होंने, जरा सुन लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। जनाब, उन्होंने कहा कि आइन के अंदर ये गुंजाइश मौजूद है कि वजीर आजम वक्त से पहले असेंबली तोड़ सकता है, लेकिन इस फैसले को हम पर थोपा नहीं जा सकता क्योंकि इस हवाले से बाज़गश की जा रही है कि हुकूमत ये चाहती है कि जनाब निगरां सेटअप के पास तकरीबन 3 महीने हो और वो 3 महीने के अंदर तमाम तैयारी कर सके और फिर इलेक्शन की शफाफियत पर कोई सवाल ना उठा सके। इसके साथ साथ जनाब निगरां हुकूमत का क़याम सियासी जमातों के लिए बड़ी अहमियत इख्तियार कर चुका है। बहुत से नाम जेर गर्दिश है मगर अब तक कोई हतमी फैसला नहीं हो पाया। यही वजह है कि एक बार फिर से उबूरी हुकूमत के लिए दुबई में अहम मुलाकातों के दौर चल पड़े हैं। मुल्क भर की तमाम सियासत घूम फिर कर कभी लंदन तो कभी दुबई पहुंच जाती है। मुल्क की मसाइल और मामलात के फैसले मुल्क में आखिर क्यों नहीं हो पाते? अवाम ये सवाल हक बजानिब करते हैं। आखिर निगरां हुकूमत से ऐसा कौन सा काम लेना है जिसके लिए कोई नाम फाइनल ही नहीं हो रहा है? और एक बाज़गश तो यह भी सुनाई दे रही है कि नून लीग इसहाक डार को निगरां वजीर आजम बनाने की ख्वाहिश रखती है। क्या मुस्लिम नून की यह ख्वाहिश पूरी होगी और क्या यह नाम पीपल्स पार्टी को काबिल कबूल होगा? दूसरी जानिब जनाब साबिक चेयरमैन, साबिक वजीर आजम और आप कह लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर आर्टिकल 6 लगाने की आवाजें उठ रही हैं। इस हवाले से लीगी रहनुमा क्या कहते हैं, जरा सुन लीजिए। फिर एतजाज हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम मसाइल पर उन पर बात भी करेंगे। और जनाब, जिस तरह से साइफर मामला उठाया जा रहा है और हुकूमत उस पर बड़ी मुतहरिक होकर बयानात भी दे रही है, उसके क्या नताइज होंगे, आजम खान के बयान की क्या कानूनी हैसियत है और इस मामले पर वो कितना असरअंदाज हो सकते हैं, इसी पर तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। जनाब एतजाज हसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। ये वो खुद तो कहते हैं पीपल्स पार्टी का नहीं पता कि उनको सीनियर रहनुमा आप तस्लीम करती है नहीं करती है, लेकिन एतजाज हसन साहब कहते हैं कि जनाब मैं पीपल्स पार्टी का हूं और रहूंगा और माहिर कानून हमारे साथ मौजूद है। उनसे जरा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आगे चल के निसार खुड़ो साहब और महमूद मौलवी साहब भी मुझे ज्वाइन करेंगे। एतजाज साहब सर अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा ये साइफर का मामला एक बार फिर से उठा दिया गया, अब फिर आर्टिकल 6 की बात की जा रही है, आर्टिकल 6 लगाने की बात की जा रही है। आपको लगता है इतना आसान है आर्टिकल 6 लगाना? क्योंकि इसकी एग्जीक्यूशन तो हुकूमत करती है ना, तो आपको लगता है कि ये इतना आसान है कि आर्टिकल 6 की बात करेंगे और एक इंसान पर आर्टिकल 6 लग जाएगा? नहीं यार, पता नहीं है हुकूमत वाले क्या बुलंद बांग बीगे मारना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इनका जो ये है ना लीगल सेक्शन, ये तो बिल्कुल कमजोर और बस दौड़ पड़ने वाला है कि जिस तरह एक्साइटमेंट है, पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। अब ये देखें साइफर वाला मामला जो है, 2 बातें से पहले 3 बातें। पहली तो ये है कि जहाँ तक इसकी वैलिडिटी का ताल्लुक है और जो कुछ इसमें वो लिखा गया है वो दुरुस्त होने का ताल्लुक है, वो किसी ने कुछ बनाया नहीं। अच्छा, वो फर्जी नहीं, वो उससे इससे साबित होता है कि साइफर 2 मरतबा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने पेश हुआ है। एक पहली और एक दफा जब इमरान खान वजीर आजम थे, एक दफा शहबाज साहब वजीर आजम थे। ठीक है, दोनों मरतबा ये कंसिडर हुआ है, दोनों मरतबा इस बात की तौसीक की गई है कि अमरीकनों की तरफ से बड़ी ज्यादती है, ये इंटरफियरेंस है और अमरीकनों पे से एहतजाज करना चाहिए, डिमार्च करना चाहिए। अब अमरीकनों ने भी आप आके कहीं इस पर तवज्जो दिया, वरना तो इन्होंने तवज्जो दी नहीं। अब पाकिस्तान ने अमरीकन सफीर को बुला के और उसको किया है, एहतजाज किया है। जी एग्जैक्टली। अब ये सिक्योरिटी कमेटी के इसने ये तंबीह की है, तो इसका मतलब है सिक्योरिटी कमेटी ने तस्लीम किया कि ये साइफर दुरुस्त है और इसमें कोई बनावट नहीं की, कोई ठीक है, ये नहीं है कि
कंटेंट दुरुस्त है उसका, आप ये कह रहे हैं? कोई बनावट है इसमें या कोई इसमें फर्जी मामला है। अब ये तो हो गया साइफर। फिर वो जो असद मजीद है जो कि एम्बेसडर है और बड़ा एम्बेसडर है, पाकिस्तान का एम्बेसडर जो कि अमेरिका में हो, वो एक सीनियर सफारतकार होता है। बिल्कुल, वो मजाक नहीं कर रहा होता। और उसने जब मजाक और उसका मजाक करने के कोई थी नहीं, कोई मुमकिन ही नहीं थी, उसकी पॉसिबिलिटी नहीं थी, क्योंकि उसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी ने तस्लीम कर लिया कि ये वाक़ईतन इस तरह का ये बात हुई है कि डोनाल्ड ब्लू ने वाक़ईतन हमारे एक सीनियर सफारतकार, जिसको कोई भी मुलजिम ठहरा रहा या उसने फैब्रिकेशन की है, असद मजीद जो फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे, जो सफीर अमेरिका में भी रहे, वो कहते हैं, भेजते हैं साइफर वहां से कि डोनाल्ड ब्लू ने ये कहा है कि अगर आप इसकी हुकूमत खत्म कर दोगे नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके, तो आप हमारे अच्छे ताल्लुकात हो जाएंगे, ठीक है, वरना आपके हमारे ताल्लुकात। बिल्कुल अदम एतमाद वाली बात, बिल्कुल सही है सर। तो अब ये चीज तो यहाँ तक तो सब तस्लीम कर बैठे कि ये है। ठीक, लेकिन सर मैं देखिए इसमें इख्तलाफ नहीं है कि असद मजीद की डोनाल्ड लू से उन्हीं की रिहाइशगाह पे मुलाकात हुई और एक मरासला था, वो मरासले को डिकोड किया कि तमाम चीजें आप जो बात करें बिल्कुल बजा, लेकिन सर ये सीक्रेट एक्ट लागू नहीं होता है। उनके पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जो कि बहुत ही ज्यादा सीक्रेट आप कह सकते हैं, जिसको आप पब्लिक में नहीं ला के सकते क्योंकि सिफारती सतह पर मामलात होते हैं। इसको अवाम में लहराना, इस तरह से दस्तावेजात को पब्लिक करना, सर ये सीक्रेट एक्ट लागू नहीं हो सकता इसमें? आप समझाएं सर इसमें डिटेल में जरा। पहली चीज आप नोट करें जी जी, और ये कि इसका कोई जवाब नहीं उनके पास हो। अच्छा ठीक है। पहली चीज है कि ये साइफर को डीक्लासिफाई, एग्जैक्टली डिकोड बेस्ड। अगर इसको डीक्लासिफाई करना है तो को किसने करना है? कई साइफर डीक्लासिफाई होते हैं, तो भाई हम ये बताना चाहते हैं ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है, ये इसका प्रूफ है, उनके अपने साइफर में इसका प्रूफ है, सबूत है। वो डीक्लासिफाई करने वाली अथॉरिटी वजीर आजम पाकिस्तान है कानून के तहत। अच्छा, अब वजीर आजम पाकिस्तान अगर ये साइफर सील्ड कवर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, सील्ड कवर में स्पीकर को, और वो सील्ड कवर में काबीना में भी सील्ड कवर ही सदर के पास भी गया था, वो उसको खोल के उसके कॉन्टेक्ट नहीं दिखाता। इसलिए काबीना भी इसमें वो एक केस लेते हैं, मुस्तफा इंपेक्स का केस, कि उसमें बात है कि जो फैसला है वो दरअसल करना है सारी काबीना ने। ठीक है, ये साइफर के मुतालिक नहीं, ये खालिसतन सीक्रेट एक्ट प्राइम मिनिस्टर ने फैसला करना है कि अपने काबीना को भी दिखाएं कि ना दिखाएं। सही है, तो बंद लिफाफे में इसका साइफर का पेश होना और कोई इम्कान ही नहीं इसका। तो चले सर, ये बात तो सर मैं जरा कानूनी मामलात पर जिक्र कर लेता हूं। ये आजम खान साहब का जो बयान है, अब इसको बयान हल्फी कहें या आप ये कह लें कि एतराफी बयान कर लें, लेकिन खैर 164 के तहत मैजिस्ट्रेट के सामने सर आप तो जानते हैं ये बयान रिकॉर्ड कराया गया होगा, लेकिन सर ये जो हमें बता रही है हुकूमत ही बता रही है, हमारे सामने जो मुबैना चीजें आ रही हैं हम तो उसी को चीज को कोड कर रहे हैं। लेकिन सर ये बताइएगा, ये जो बयान है और इस बयान के अंदर साबिक वजीर आजम या चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौरूद इल्जाम ठहराया गया, बहुत सारी चीजें। सर इस बयान की कानूनी हैसियत क्या है? क्योंकि इसी बयान के बाद अब तहरीक इंसाफ के सरबराह को तलब भी कर लिया गया है, तो इसकी कानूनी हैसियत क्या होगी? उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। जिस तरह कोई कानूनी प्रेजेंट हुआ, जिस तरह अभी तक वो पेश हुआ है, अच्छा वो उसकी कोई कानूनी हैसियत। अच्छा, कि जनाब उसने कहा, आजम खान ने कहा, ये नहीं हो रहा है, ये तो सुनी सुनाई बात होगी, हेर से हो गई। जहाँ भी आप एक बात को एक आदमी सुन के किसी से या एक आदमी देख के एक चीज को और वो बयान करता है कि मैंने ये देखा है, और उसके बयान को लेके अगला जो गवाह है अदालत में वो आगे बात को बढ़ाता है कि जी मुझे अलिफ ने ये कहा कि उसने बे से सुनी। अब जहाँ बे बीच में आ गई, सही है, वो इनएडमिसिबल हो जाता है। अच्छा, सारा बयान इनएडमिसिबल से मुराद है
तो वो नाकारा हो जाता है, उसका Acceptable कोई नहीं होगा। सही। फायदा नहीं, उससे कोई ठीक नोटिस है। नहीं दिया जा सकता, सही। न लिया जा सकता। और वो तो सर देखिए, मैं वो फिर बेकार वही, है। अगर इस सारे मामले में हुकूमत की पोजीशन पर आके अगर हम देखें, वो कहते हैं जनाब ये साइफर वाला मामला है, इसको लीक किया गया है, आजम खान का बयान सामने है, उस सारे मामले को भी अगर हम देखते हैं, फिर आपको याद होगा सर एक ऑडियो लीक भी हुई थी, और ये बयान हल्फी कह लें या एतराफी बयान कह लें या 164 का बयान कह लें, लेकिन इस सारे मामले में कहीं ना कहीं आजम खान भी तो शामिल तफ्तीश होने चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और उनका काम था सीक्रेट डॉक्यूमेंट को सीक्रेट रखना। वजीर आजम को शायद गालिबन इतना अंदाजा नहीं होता है, लेकिन ऑब्वियसली एक जो ब्यूरोक्रेट होते हैं उनको इस बात का अंदाजा होता है। तो सर ये उन पर जिम्मेदारी आयद नहीं होती? ये उसकी जिम्मेदारी थी, वो तो खैर उसको तो कह रहे हैं ना सुल्तानी गवाह बना रहे हैं। अच्छा, और सुल्तानी गवाह अगर बना लेंगे तो फिर तो माफी उसका मतलब है कि वो वो मुजरिम है, ठीक है। और वो अपने जुर्म का अपने जुर्म का एतराफ करते हुए भी वो उसको सजा नहीं होगी। ठीक है। ये वादा माफ गवाह को यही कहा जाता है कि उसको वो वादा करता है कि मैं आपको तमाम सबूत दूंगा। हकायक बताऊंगा, ठीक है। और उसके हकायक बताने के उसको माफी दे दी जाती है, और जो एक और बंदे को मुजरिम को मुजरिम करार दिया जाता है, वो भी मुजरिम होता अच्छा है। सर, तो फिर उसको माफी मैं एक चीज और भी है, ये क्योंकि आर्टिकल 6 ऐसे आमतौर पे तो बात नहीं होती ना कि आप कोई भी जाए और आर्टिकल 6 की कार्रवाई शुरू करवा दे, दरख्वास्त कर दे कि जनाब इस शख्स पर आर्टिकल 6 लगा जाए। ऑब्वियसली इसमें हुकूमत एग्जीक्यूटर बनती है, जाहिर सी बात है वो अदालत जाएगी और ये आर्टिकल 6 का मामला होगा। ये भी चहमक गोइयां की जा रही है अभी, जैसे कि मैंने अपने इंटरव्यू में भी आपको बताया था कि निगरां हुकूमत के हवाले से अब तो तमाम चीजें फाइनलाइजेशन की तरफ है। ये बात तो हकीकत है कि जनाब हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करके घर चली जाएगी, हो सकता है थोड़ी देर पहले चली जाए, थोड़ी वक्त पहले चली जाए ताकि 90 दिन का टाइम मिल जाए। लेकिन सर क्या ये हो सकता है निगरां हुकूमत आए और फिर इस सारे मामले को अदालत में लेके जाए? यानी वो इस वक्त मौजूदा हुकूमत अपने सर पे नहीं लेना चाह रही और निगरां हुकूमत के डालना चाहिए, तो उनके पास इतना मैंडेट होगा कि वो आर्टिकल 6 की कार्रवाई को एग्जीक्यूट कर सके? नहीं, निगरान हुकूमत को तो मैंडेट ही नहीं है। अच्छा, ये तो ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का अपना केस है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जजमेंट, इसमें पिटिशन करके जजमेंट ले ली है कि निगरान हुकूमत तो डे टू डे हुकूमत चला सकते हैं, डे टू डे। ठीक है। उसके अलावा उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। सही है कि वो 50,000 एकड़ दे दे किसी एक इदारे को, फौज को दे दे, या वो जो अभी उसने इस पे कहा है कि मोहसिन नकवी स्पीड अब आ गई है इसमें, वो पता नहीं क्या क्या फैसले करते जा रहे हैं। हर इम्पोर्टेंट फैसला 200 कारें मंगवा लेने का फैसला, एग्जैक्टली ये किसको कब दिया है निगरान हुकूमत को? लैपटॉप्स वगैरह, लैपटॉप तो खैर वो वजीर आजम दे रहा है, हुकूमत कर रही है, वो जी जी बिल्कुल नहीं है। और ये इन्होंने दौड़ लगाई हुई है इश्तिहारात अपने दे दे के, और ये जो इनिशिएट कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स का सारा शहबाज शरीफ, ठीक है, इनको इलेक्शन। चले सर, मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एक सवाल, क्योंकि मैं कई कानूनदान से पूछा था, ऑब्वियसली इस वक्त दौरे हाजिर के अंदर आपसे बड़ा कानूनदान कोई नहीं होगा। सर ये बताइएगा, लोग अक्सर ये भी सवाल कर रहे हैं, नई मरदमशुमारी की बात पंजाब के इलेक्शंस के हवाले से की जाती थी, नई हल्का बंदियों के हवाले से बात की जाती थी कि इलेक्शंस करवाएंगे नई हल्का बंदियों पर, नई मरदमशुमारी पर। क्या निगरां हुकूमत मरदमशुमारी को जवाज बनाकर इलेक्शन डिले कर सकती है? ये मैंडेट होगा उनके पास या ये इख्तियार होगा उनके पास? नहीं, इलेक्शन पोस्टपोन नहीं हो सकते। उसकी वजह 2-3 देखें। ठीक है, एक तो ये है कि जब तक सदर का इलेक्शन नहीं होता, इलेक्शन कंप्लीट नहीं होगा, इलेक्टोरल प्रोसेस, सदर आरिफ अलवी का जानशीन जो आना है वो तभी आ सकता है अगर इलेक्टोरल कॉलेज सदर का मुकम्मल हो, यानी चारों सूबों और दोनों पार्लियामेंट के हाउस, सेनेट भी और नेशनल असेंबली भी ये मुकम्मल हो। 2 सूबों में अभी इलेक्शन ही नहीं हुए, मेंबर ही कोई नहीं है। तो इस वक्त आरिफ अलवी के जानशीन का नहीं फैसला हो सकता कि कौन होगा जब तक ये इलेक्शन, जनरल इलेक्शन ना हो। जनरल इलेक्शन के बाद ये मेंबर आए सारे हाउसेज में और वो एक नए सदर को मुंतखब करें। अच्छा। उस वक्त तक अली साहब
चलते रहेंगे जब तक उनका जानशीन ठीक है, मुंतखब नहीं होता। नहीं हो ये सकता, आइन में ठीक है, exactly। आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है। सही है। दूसरी बात ये है दूसरी बात ये है कि ये जो सेंसस का मामला है ये सारा हो ही नहीं सकता। सेंसस को भूल जाए एमक्यूएम कि सेंसस नए सेंसस पे होगा इलेक्शन, नए सेंसस पे क्यों नहीं हो सकता? उसकी वजह यह है कि जब सेंसस होता है, सेंसस में अगर पंजाब की आबादी बढ़ गई है, तो सिंध की कम हुई है फर्क, तो पंजाब में ज्यादा सीटें आ जानी है और सिंध में सीटें कुछ कम हो जानी है नेशनल असेंबली। तो फिर वो आईनी तरमीम के अब नेशनल असेंबली की सीटें कम करने के लिए इस वक्त 141 हैं डायरेक्टली इलेक्टेड पंजाब की और 69 हैं सिंध की। अब अगर फर्ज करो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये हो रहा है तो पंजाब के 4 सीटें बढ़ जाएं और सिंध की 4 सीटें घट उसके लिए आईनी तरमीम करनी वो जो नंबर ऑफ सीट्स दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको अमेंड करना, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना जरूरी होगा। उस चार्ट में 141 की जगह में पंजाब की 165 हो जाएंगी, 145 हो जाएंगी और सिंध की 5 निकाल के। सर टाइम की किल्लत है, वरना मैं आपसे जरा इस पर डिटेली बात करता। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एतजाज हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी चीजों की कानूनी राय अपनी दे रहे थे। एक ब्रेक लेंगे जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। निसार खोड़ो, महमूद मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। मौजूदा सियासी सेटअप, निगरान सेटअप किस तरह का होगा, अपोजिशन लीडर का क्या किरदार है, क्या वाकई में इसाक डार के नाम पर इत्तेफाक पीपल्स पार्टी कर सकती है या नहीं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इन टॉपिक्स पर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जनाब प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। निसार खोड़ो साहब हमारे साथ मौजूद हैं और महमूद मौलवी साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। दोनों मेहमानों को मैं खुशामदीद कहता हूं। निसार खोड़ो साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अच्छा निसार खोड़ो साहब ये बताइएगा सर, निगरान सेटअप की बात की जा रही है, अब तो ज्यादा दिन बचे ही नहीं है। अब तो ये पता है कि जनाब पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करके या थोड़े से पहले घर चली जाएगी। निगरान सेटअप, निगरान वजीर आजम, अगर मैं प्रिसाइजली पूछूं आप क्या समझते हैं? सीनियर सियासतदान है, साबिक ब्यूरोक्रेट होना चाहिए, साबिक जज होना चाहिए, या फिर आप समझते नहीं एक सियासतदान होना चाहिए, उसी को निगरान सेटअप चलाना चाहिए? बात सुने, पाकिस्तान में काफी दफा मुख्तलिफ तजुर्बे किए गए। एक दफा अमेरिका से बुलाया हुआ मुइन कुरैशी साहब को भी लाया गया। अच्छा, वो पॉलिटिशियन नहीं थे, टेक्नोक्रेट थे। फिर कोई ऐसा जमाना भी आया जब बलकशीर मजारी साहब भी वजीर आजम बने थे। फिर उसके बाद फारूक लगारी साहब ने मेराज खालिद साहब को भी वजीर आजम बनाया था, केयर टेकर। उससे पहले गुलाम मुस्तफा जतोई साहब भी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने थे। इस वक्त तक मुझे ऐसा कोई नाम याद नहीं आ रहा कि जो साबिक जज बने बैठे हों। अगर आपको याद हो तो मुझे मेरी मेमोरी रिफ्रेश कर दें। ठीक है, लेकिन सर मेरा सवाल सर वही, वजीर आजम फिर निगरान वजीर आजम सियासतदान ही होना चाहिए आपको लगता है? देखें बात सुने, मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान में ये हो चुका है। बात है इलेक्शन कमीशन पर भरोसा करने की। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराना है, वजीर आजम ने नहीं कराना। वजीर आजम सिर्फ मदद को होता है और मदद कोई भी कर सकता है, जज भी कर सकता है, टेक्नोक्रेट भी कर सकता है, पॉलिटिशियन भी कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही। इसका मसला ये नहीं है। मैं कह रहा हूं इलेक्शन कमीशन को आज़ाद खुद मुख्तियार बनाओ, बाख्तियार बनाओ कि वो इलेक्शन को फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट करा सके। ठीक है, डन है सर। अगर इसी तरीके से अगर नून लीग अगर इसाक डार साहब का नाम प्रपोज करती है निगरान वजीर आजम के लिए, क्योंकि खबरें चल रही हैं, शुनीद ऐसी है, पीपल्स पार्टी को एतराज होगा इस पर या नहीं होगा? भाई इसाक डार साहब इस वक्त सिटिंग सेनेटर है। एग्जैक्टली, सिटिंग सेनेटर है। ये तजुर्बा पहला होगा। इससे पहले जो भी तजुर्बे हुए हैं वो कोई सिटिंग मेंबर नहीं था। ये अपनी जगह पे हकीकत है कि वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर खुद से कभी कैंडिडेट नहीं बन सकता, कैंडिडेट नहीं बन सकता, असेंबली में इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता है, चाहे सूबे का हो या मरकज का हो। इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता कोई भी वजीर आजम हो या उसका कोई भी वजीर हो, केयर टेकर। ठीक है, इलेक्शन में वो मना है उनको इलेक्शन में खड़े होने के लिए।
जाहिर सी बात है, अब वो रही निगरान बात वजीर कि आजम होंगे तो फिर इसाक इलेक्शन डार कैसे साहब हो या लड़ेंगे? सही कह रहे हैं आप। तो मैं, वो तो कानून बना हुआ है ना, वो कानून पहले होता था, पहले होता था जब ज़ियाउल गया और 88 में हमारे केयर टेकर चीफ मिनिस्टर्स कैंडिडेट होते थे। मियां नवाज शरीफ साहब पंजाब में हुए, काजी अख्तर साहब सिंध में हुए, बलूचिस्तान और केपी में भी इस तरह से हुई थी बात कि केयर टेकर को इलेक्शन में हिस्सा लेने की अख्तियार था। उसके बाद खत्म किया गया। बिल्कुल ठीक है जी हाँ। ठीक है सर, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। महमूद मौलवी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनको भी जरा शामिल गुफ्तगू करता हूं। महमूद मौलवी साहब, ये बताइए कि सर ये निगरान वजीर आजम के लिए मुशावरत चल रही है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से कोई मुशावरत हुई, कोई गुफ्तगू शुनीद हुई? दुबई में फिर से मुलाकातें हो रही हैं, तो सर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कहां है इस वक्त? देखिए, जो मुशावरत हो रही है उन लोगों से हो रही है जो गवर्नमेंट में है और अपोजिशन में है। देखिए, हम तो ना इस वक्त हुकूमत में है ना अपोजिशन में, एक नई पार्टी है, तो मैं कहूँगा मुशावरत दूसरी पार्टीज में इस वक्त चल रही है और जो भी वो फैसला करेंगे वो सबको कबूल होगा। और जैसे अब आप देखें ना, एक चीज आप देखें, जैसे खोरो साहब ने भी कहा कि इसाक डार साहब बहुत अच्छे आदमी है, मगर ये चीज के इसाक डार साहब अगर बन जाते हैं वो तो उसी हुकूमत का हिस्सा है ना। देखिए, आज भी वो बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर है और अगर उन्हीं को बेसिकली जो है प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं तो फिर तो मैं कहूँगा कि इसी असेंबली को क्यों नहीं 6 महीना कंटिन्यू करवा लेते हैं या 3 महीना। क्योंकि मेरे हिसाब से देखिए, कोई ना कोई बिल्कुल पॉलिटिशियन होना चाहिए। मैं ब्यूरोक्रेट या जज के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि जब कोई पॉलिटिशियन चीफ जस्टिस नहीं लग सकता या ब्यूरोक्रेट नहीं लग सकता, तो मेरा कहना है जब ये पॉलिटिक्स का मामला है और हुकूमतें हैं तो फिर वो ब्यूरोक्रेट और लेकिन सर यहाँ पर फिर एक मसला ये भी आता है ना, जैसे खोड़ो साहब खुद ये बात कह रहे हैं कि पहले ऐसा होता था कि उसको इलेक्शन लड़ने की इजाजत होती थी जो निगरान सेटअप का ऐसा होता, लेकिन फिर ये खत्म कर दिया गया। अब ये सवाल ही पैदा होता ना कि हर कोई इलेक्शन, इसलिए सियासतदान के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान और बेसिक इम्तिहान ही इलेक्शन लड़ना है। अगर वो इलेक्शन नहीं लड़ेगा तो फिर आगे और कौन अपनी सियासत को इस तरह से कुर्बान करेगा निगरान सेटअप के लिए कि भाई वो आगे फिर उस कम से कम 5 साल के लिए इलेक्शन ना लड़े, अगले 5 साल के लिए। देखिए, मगर देखिए ये फेयर नहीं होगा, मतलब जो नहीं ऐसी बात नहीं है। जी खोड़ो साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं, आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा। जी बोलिए। क्योंकि मेरे हिसाब से फेयर नहीं होगा कि वो जो है इलेक्शन भी लड़े और निगरान वजीर आजम भी हो, तो वो देखें वो फिर पावर जो है ना वो बड़ा अनडिवाइडेड होगा और बहुत से फेवरेटिज्म हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। कोई भी निगरान वजीर आजम अगर बैठा हो और फिर वो इलेक्शन लड़ रहा हो तो मतलब जितने मैं कहूँगा डिपार्टमेंट से ये वो बड़ा मुश्किल होगा टू बी फेयर विद एवरीबॉडी। ठीक है, खोड़ो साहब आप कह रहे थे कुछ, कंटिन्यू करें सर। मैं कह रहा था कि जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा केयर टेकर, वो इस होने वाली इलेक्शन में कैंडिडेट नहीं बन सकता। जी बिल्कुल दुरुस्त बात। उसकी कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती, उसकी कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती। इस इलेक्शन के बाद अगर कोई बाय इलेक्शन होती है तो वो कैंडिडेट हो सकता है। तो ये जो अभी जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता, मतलब उस मौजूदा सेटअप में जो भी हो रहा है उसमें नहीं, लेकिन हाँ अगर कोई बिल्कुल सर एक मिनट मैं सियासतदान का केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनने का तजुर्बा 4 दफा हो चुका है और वो जब बनता है तो उसकी इंटेग्रिटी भी आवाम के सामने आ जाती है कि एक पॉलिटिशियन ने अपना क्या किरदार अदा किया। 2018 में प्राइम मिनिस्टर कौन था, आपको याद है? 2018 में बिल्कुल तहरीक इंसाफ के सरबराही हुए थे ना जब इलेक्शन लड़ने के बाद, तो वही बने थे या उससे पहले केयर टेकर की बात कर रहा हूं। मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा मुझे उसका। मेरे साईं, मैं वही तो कह रहा हूं, जब पॉलिटिशियन नहीं था तो आपको याद ही नहीं आ रहा। नजम सेठी का मुझे याद है कि वो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर था पंजाब का, शायद पता नहीं 2013 में या 2018 में। लेकिन आप और मैं बैठे हैं यहाँ इस मुल्क में, जब कोई पॉलिटिशियन नहीं होता तो दूसरे के नाम भी याद नहीं रहते। बिल्कुल, इसलिए कह रहा हूं कि पॉलिटिशियन का तजुर्बा पहले हुआ है 3-4 दफा और उनकी अपनी इंटेग्रिटी भी सवालिया निशान बन जाती है कि एक पॉलिटिशियन ने इलेक्शन को किस तरह से हैंडल किया। ये करने दें,
चाहे कोई जज हो, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट हो, सियासतदान का तजुर्बा 4 दफा हो चुका है, 5 दफा हो चुका है। ठीक है, ठीक है। अच्छा चले सर, मैं आगे बढ़ता हूं। जस्टिस नासिरुल मुल्क साहब, क्योंकि आपने जस्टिस का भी सवाल किया तो वो भी, और लास्ट जो थे वो नासिरुल मुल्क साहब थे, निगरां वजीर आजम। लेकिन सर आगे बढ़ता भी, ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर आर्टिकल 6 की बात की जा रही है। पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी किसी भी सियासतदान पर गद्दारी के मुकदमे को या आर्टिकल 6 के मुकदमे को? मेरे साईं, हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ क्या क्या हुआ, इसीलिए तो फर्स्ट टाइम इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को एक सरकारी गवाह की गवाही पर फांसी लगा दी गई, सरकारी गवाह की बुनियाद पर। गद्दारी का मुकदमा एक जज पर भी लग सकता है 18वीं तरमीम के वजह से, एक अफवाज पाकिस्तान पे भी लग सकता है, और एक प्राइम मिनिस्टर पे भी लग सकता है, एक सियासतदान पे भी लग सकता है। बात है, मुकदमा अगर गद्दारी का बनाया गया हो तो ये बात जो फैसला करना होगा, ये करना होगा कोर्टों ने, चाहे वो मिलिट्री कोर्ट्स हों, चाहे वो नॉर्मल कोर्ट्स हों, चाहे वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स हों। ये तीनों किस्म की कोर्ट्स यहां पाकिस्तान में चलती फिरती हैं। लेकिन अगर कोई गद्दारी का मुकदमा किस बुनियाद पर लगाया जा रहा है, क्या गद्दारी की है किसी ने, ये एक्सप्लेन करने होगा ना दुनिया को और अवाम को। चलें सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमारे साथ मौजूद है जनाब निसार खुड़ो साहब और महमूद मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं जनाब, लेकिन ब्रेक के बाद वापस। तो आज एक खबर मैंने देखी, बेसिकली ये कल खबर आई थी लेकिन सोशल मीडिया पर ज़्यादा गर्दिश कर रही थी। आज टीवी चैनल्स पर ज़्यादा नहीं चल सकी क्योंकि ज़ाहिर सी बात है टीवी चैनल्स पर पॉलिटिशियंस को ज़्यादा टाइम मिलता है। लेकिन ये खबर अपनी नौयत की इंतहाई खौफनाक और ख़तरनाक खबर थी जनाब। किस तरीके से जो स्कैंडल चलाया गया, उस स्कैंडल का पर्दाफाश किया गया। एक यूनिवर्सिटी जहां पर बच्चियां तालीम हासिल करने के लिए जाती हैं, वहां पर मनशियात का कारोबार, वहां पर आइस का कारोबार और उनकी बरहाना तस्वीरें बनाना, ये सारा मामला है क्या? और इसमें असातिज़ा मुलव्विस हैं, प्रोफेसर मुलव्विस हैं, यहां पर सिक्योरिटी इंचार्ज मुलव्विस है। ये सारा मामला है क्या? हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रोग्राम के आखिरी समय एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस मामले का मैं जिक्र करने जा रहा हूं, यकीन जानिए अपनी नौयत का इंतहाई संगीन किस्म का वाक़या है। और ये वाक़या मुझसे और आपसे जुड़ा है क्योंकि हमारे घर की बहनें, बच्चियां तालीम हासिल करने के लिए तालीमी इदारों में जाती हैं और हमने बचपन से ये सुना है कि जनाब वालिद का, रूहानी वालिद का दर्जा रखता है एक टीचर जो होता है, वो आपका रूहानी वालिद होता है। लेकिन अगर वही रूहानी वालिद वहशी दरिंदा बन जाए तो जनाब हम सबको तशवीश लाहक होनी चाहिए। एक वाक़या जनाब भावलपुर में पेश आया और इस वाक़े ने हमारे माशरे की सोसाइटी जो है उसकी कलई खोल के रख दी है कि बेसिकली तालीमी इदारों में हो क्या रहा है। एक नाका लगाया गया पुलिस की जानिब से। पुलिस को यह पता था कि जनाब एक गाड़ी यहां से गुजर रही है, इसके पास मनशियात हो सकती है। सफेद रंग की एक गाड़ी आती है, उस गाड़ी को रोकने की कोशिश की जाती है, गाड़ी वाला गाड़ी भगाने की कोशिश करता है, लेकिन खैर उस गाड़ी को रोक लिया जाता है। उस गाड़ी में से शख्स को गिरफ्तार किया जाता है और उसके पास से जो चीजें बरामद हुई, एक ब्लैक कलर का बैग था जिसमें मनशियात थी, जिसमें आइस थी और दीगर अद्विया थी जिसका जिक्र मैं यहां पर नहीं कर सकता हूं। लेकिन उसके साथ साथ पुलिस के औसान उस वक्त खता हुए, उनके पैरों तले जमीन उस वक्त निकली जब उसके पास से 2 मोबाइल फोन, जब वो खंगाले गए तो पता चला कि जनाब उसके अंदर तालिबे इल्मों की नीम बरहना और बरहना तस्वीर मौजूद है। जब उससे तफ्तीश की गई तो पता चला कि जनाब एक जामिया जहां पर बड़ी तादाद में बच्चियां बहनें पढ़ने के लिए जाती हैं, वहां पर बाकायदा तौर पर इस तरह का घिनौना धंधा चल रहा है और इसमें कोई और नहीं बल्कि वहां के प्रोफेसर बराहे रास्त मुलव्विस है, वहां का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, जिसकी यह जिम्मेदारी होती है कि बाहर का शख्स अंदर ना आ सके तालीमी इदारे के, वो भी सारे मामले में मुलव्विस है। इन्होंने बाकायदा तौर पर अपने सेफ हाउसेस बना रखे थे जहां पर ये तालिबे इल्मों को बुलाया करते थे, बच्चियों को बुलाया करते थे, उनकी नाज़िबा तस्वीर बनाया करते थे। और उसके बाद क्या कुछ होता था, भावलपुर से हमारे नुमाइंदे इस वक्त में ज्वाइन करें, चौधरी मुर्तजा, उनसे जरा मजीद बात करते हैं। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब ये क्या मामला है, ये
जब इस बंदे को पकड़ा गया, इसके पास से मोबाइल फोन बरामद हुआ, उसमें कुछ तस्वीर, कुछ वीडियोस, और कहा जा रहा है कि 5000 से ज्यादा तालिबात हैं जिनकी बरहना वीडियोस निकली हैं। ये तालीमी इदारे के अंदर क्या चल रहा था? जी मैं तो इन्हें कहूंगा ये भेड़िए हैं, ये गैंग है पूरा, जो जामिया इस्लामिया से जो है पुलिस की ये बहुत जबरदस्त काविश है कि उन्होंने इन मुल्जिमान को पकड़ा और इनको सामने लेकर आई हैं। इसमें सबसे पहले तो पकड़े गए हैं भावलपुर जामिया इस्लामिया के खजानेदार थे अबू बकर। जब उनका फोन जो है वो फॉरेंसिक किया गया तो उसमें से जो है वो नाजेबा वीडियोस, वो जामिया इस्लामिया की जो तालिबात थी उनकी वो बरामद हुई, आइस बरामद हुई। उसके बाद जैसे जैसे ये चैन खुलती गई, चलती गई, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं जामिया इस्लामिया के, उनको जो है वो एक नाका पर रोका गया जहां से उन्होंने गाड़ी भगाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़ गए। तो जैसे ही पुलिस ने उनकी गाड़ी की जामे तलाशी ली तो वहां से बहुत सी, अब मैं वो नाम नहीं लेना चाहता, मुख्तलिफ जिनसी अद्वियात जो हैं वो बरामद हुई, आइस बरामद हुई। और जब उनका भी मोबाइल फोन जो है वो फॉरेंसिक किया गया तो उसमें से भी जो है वो सैकड़ों गैर इखलाकी जो हैं वो वीडियोस जो हैं वो। लेकिन ये मामला मैं चौधरी साहब आपसे ही जानना चाहूंगा, क्योंकि वक्त की किल्लत, मैं चाहूंगा प्रिसाइजली आप बताएं, ये बच्चियों की नाजेबा वीडियोस, तस्वीर मोबाइल में आई कैसे? वहां पर हो क्या रहा था? इनको किस चीज के लिए मजबूर किया जाता था? इसमें कितने असातिज़ा, प्रोफेसर मुलव्विस हैं? देखें जी, पुलिस के मुताबिक यह है कि ये जो अफसरान हैं ये लड़कियों को पोजीशन मार्क्स जो हैं उसकी आड़ में तालिबात से गैर अखलाकी जो हैं वो मुतालबात करते थे और उन्हें ब्लैकमेल करते थे और इनकी वीडियोस बनाई जाती थी। इन्होंने प्राइवेट अपने फार्म हाउसेस बनाए हुए थे। अच्छा। जहां पर ले जाकर लड़कियों को, बच्चियों को बरगलाकर जो है वो उनकी नाजेबा गैर अखलाकी जो है वो वीडियोस जो हैं ये तैयार करते थे और उनको लालच देते थे कि आपको इम्तिहानात में ज्यादा नंबर देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो फिर ये बेसिकली ये स्टोरी डेवलप कहां से हुई, कहां से पता चला? वो जो आपने बिल्कुल बात की कि पहले खजांची को पकड़ा, उसके बाद फिर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को पकड़ा, ये मनशियात की मुखबिरी हुई थी या पुलिस को कहीं से पता चला था कि ये सारा धंधा चल रहा है यहां पर? लेकिन ये डीपीओ भावलपुर ने मंशियात के जो खिलाफ है वो शदीद जो है वो एक्शन लिया हुआ है। मंशियात के खिलाफ ही सीआईए की जो टीम है वो कार्रवाई कर रही थी। तो जहां पर ये गिरफ्त में आए खजानेदार थे जामिया इस्लामिया के अबू बकर, जब उनका फोन फॉरेंसिक हुआ तो वहां से ये चैन खुलती चली गई। तो ये डीपीओ भावलपुर साहब का क्या कहना है? साथ साथ ये जो जामिया है इसके कुछ तर्जुमान का कोई मौकिफ निकल कर आया है कि क्या हो रहा था जामिया के अंदर? उनके प्रोफेसर मुलव्विस है, उनका चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मुलव्विस है, उन्होंने कोई बयान दिया? जी उनकी तरफ से तो यही बयान आया कि पुलिस की तरफ से जाली और झूठी एफआईआर जो हैं वो दी जा रही हैं और इदारे को बदनाम किया जा रहा है। अच्छा। जबकि डीपीओ भावलपुर से जब आज बात हुई तो उनका मौकफ ये था कि सूबाई सतह पर तहकीकात करवा लें। मंशियात के रिकॉर्ड याफ्ता और ज़ेर तालीम 113 के करीब तलबात जो हैं वो इस्लामी यूनिवर्सिटी में इस टाइम तालीम हासिल कर रहे हैं। टारगेट उनका सिर्फ मंशियात फरोशी है और इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। और उनका डीपीओ साहब का ये भी कहना था कि इनको एक्सपोज करना चाहिए, ताकि एक्सपोज करना चाहिए। बिल्कुल चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम की किल्लत है, लेकिन ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, तालीमी इदारे जहां पर हमारी बहनें, बच्चियां तालीम हासिल करने के लिए जाती हैं, वहां पर उनको जायद नंबरों का लालच देकर इस तरह का घिनौना धंधा किया जा रहा है। और रूहानी वालिद का दर्जा होता है प्रोफेसर का। यार उनको तो शर्म से डूब मरना चाहिए अगर उस सारे मामले के अंदर मुलव्विस करार पाए। इसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन लेट्स सी जनाब क्या होता है। मनशियात पहले से हमें पता चलता रहता था कि जनाब किसी तरीके से तालीमी इदारों के अंदर जाती थी, लेकिन अब यह मामला वाकई में हमारे लिए आई ओपनर है, आंखें खोलने के मुतरादिफ है। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है, जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफ़ाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे।
जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहां पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।